दोस्तों अभी अभी बिहार एसएससी के द्वारा सीजीएल 4 की नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। जितने भी स्टूडेंट बिहार सीजीएल का इंतजार कर रहे थे तो फाइनली उन सारे स्टूडेंटों का इंतजार खत्म हो गया है। तो इसका कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, इसका कब से इसका लास्ट डेट है और कौन कौन से पदों पर कितना वैकेंसी निकाला गया है और इसके साथ ही साथ किस पद के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कि किसी पद के लिए स्नातक चाहिए, किसी पद के लिए पीजीडीसीएस चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और इसके साथ ही साथ कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसी निकाला गया है और इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन से पोस्ट में कैटेगरी वाइज कितना आप सभी को वैकेंसी देखने को मिल जाएगा और इसमें कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर से हैं और इसका उम्र सीमा क्या है और इसके साथ ही साथ आप सभी को इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा और सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को सारे दोस्तों और ग्रुपों को जरूर शेयर करिएगा और इस पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है 18/8/2025 से लेकर के 17/9/2025 तक, यानी कि 18 अगस्त से लेकर के ऑनलाइन आवेदन करना स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट 17 नवंबर रखा गया है। अब इसमें बताया गया है कि आपका सभी उम्मीदवारों का इसमें आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखा गया है। अब यहाँ पे पद का नाम बताया गया है और यहाँ पे वेतनमान बताया गया है और यहाँ पे आपका शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए आपको हर एक पद का नाम बताते हैं और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ और किस पद में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसमें वेतनमान का बात करें तो वेतनमान स्तर आप सभी का 7 से दिया जाएगा। तो इसमें आप सभी का किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। और दूसरा पद है यहाँ पे योजना सहायक, इसका पद के लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक पास यानी कि ग्रेजुएशन पास आउट है तो इसके भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा बात करते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि कनीय सहायक पदाधिकारी, इसमें भी आप सभी का किसी भी मान्यता प्राप्त से गणित अथवा अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य या सांख्यिकी विषय, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं स्नातक होना चाहिए। अगर मैथ से है या अर्थशास्त्र से है या वाणिज्य से है या सांख्यिकी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप सभी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए। तो इसमें बोल रहा है कि अगर इसमें आप सभी का बता रहा है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ यानी कि स्नातक के साथ साथ आपका पीजीडीसीए अगर हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या बीसीए या बीएससी आईटी है तो भी आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पे डाटा ऑपरेटर में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में बताया गया है कि अंकेक्षक निर्देशालय वित्त विभाग के लिए आप सभी का वेतनमान 5 से दिया जाएगा। इसमें आप सभी को कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर स्नातक किए हैं तो आप इस फॉर्म को यानी कि इस पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पद है, यहाँ पे बता रहा है अंकेक्षक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग, इसमें भी आप सभी का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य से स्नातक किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी पद के लिए अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखा गया है। अब बात आते हैं कि कैटेगरी वाइज आप सभी क्या कितना पदों पे ये वैकेंसी निकाला गया है और इसके साथ ही साथ किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले किस पद में कितना वैकेंसी है वो चीज़ यहाँ पे जान लें। तो पहला पोस्ट है यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो इसमें सभी को ऑल पोस्टों का बात करें तो ऑल पोस्ट यहाँ पे 1064 है। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज जैसे अनारक्षित के लिए 572, अनुसूचित जाति के लिए इसमें 102 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 17 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 101 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 154 सीट है। इसी तरह से आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी बताया गया है। और ओवरऑल का बात करें तो 1064, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है इसी पोस्ट पे है
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे 1064 है। और नीचे में आप सभी को बताया भी गया है कि इसका वैकेंसी जो है बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो इसका वैकेंसी जो है 100% चांस है कि इस वैकेंसी को और ज़्यादा बढ़ाया भी जाएगा। नीचे में आपको क्लियरली लिखा भी गया है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा पोस्ट है योजना सहायक, इसमें भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज बता दिया गया है। पहले ओवरऑल बात करें तो इसमें ओवरऑल 88 खाली पदों पर यह भर्ती निकाला गया है। अब यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि अनारक्षित के लिए 75 सीट यहाँ पे है, देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 सीट पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से बताया गया है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे महिला के लिए अलग है। उसके बाद बताया गया है कि 3 नंबर पोस्ट है कनीय सांख्यिकी सहायक। तो इसमें आप सभी का टोटल पोस्टों का बात करें तो यहाँ पे 5 है ओवरऑल। और यहाँ पे कैटेगरी में देख सकते हैं कौन सा कैटेगरी में 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2 है और पिछड़ा वर्ग में 2 है और एक यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पे डाटा ऑपरेटर का बात करें, चौथा नंबर में डाटा ऑपरेटर। तो डाटा ऑपरेटर में सिर्फ एक ही पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यानी कि एक ही सीट खाली है। वो भी यहाँ पे कौन सा कैटेगरी में खाली है, देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 सीट खाली है। बस डाटा ऑपरेटर में एक ही सीट खाली है। उसके बाद बता रहा है कि आकांक्षी की, इसमें आप सभी का कितना सीट है ओवरऑल, 125 यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि 6 नंबर में आकांक्षक सहायक समितियां में, तो इसमें भी 198 टोटल खाली पदों पर यह भर्ती निकाला गया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी निकाला गया है। अब यहाँ पे टोटल बात करें तो यह टोटल 1481 खाली पदों पर यह भर्ती निकाला गया है। ओवरऑल वैकेंसी का बात करें तो 1481 खाली सीटों पर यह भर्ती निकाला गया है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, जैसे कि जनरल के लिए ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पे अनारक्षित का है, तो अनारक्षित में ओवरऑल 835 खाली सीटों पर यह भर्ती निकाला गया है, 825। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे बताते रहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 146। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे ये कौन सा है, पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग में यहाँ पे ओवरऑल 183 पदों पे ये भर्ती निकाला गया है। अब इसमें आगे बताते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट में देखने को मिल रहा होगा, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज अनारक्षित अनुमान्य है। यहाँ पे बताया कि राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही सिर्फ 35% का लाभ मिलेगा, यानी कि उनका सीट रिजर्वेशन कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में बताया गया है कि उपरोक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है, यानी कि प्रोविजनल है, जो कि सीट आपका घट भी सकता है और आप सभी का सीट जो है बढ़ भी सकता है। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि सीट बढ़ भी सकता है, घट भी बढ़ सकता है। और आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अदायची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्त अथवा नए पद हेतु रिक्त जिनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक होगी आयोग और संसूचित की जाएगी, उन रिक्तियों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। उसके बाद उम्र सीमा का बात करें तो उम्र सीमा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, मैक्सिमम यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अनारक्षित पुरुष के लिए मैक्सिमम उम्र का बात करें तो यहाँ पे 37 साल, और वहीं पे बात करें यहाँ पे पुरुष महिला के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 साल मैक्सिमम है, और अनारक्षित महिला के लिए 40 साल भी यहाँ पर भी मैक्सिमम है। और यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके लिए भी यहाँ पे 42 सीट है। और सभी कोटि के दिव्यांग, जितने भी कैटेगरी के आप दिव्यांग है तो आपको यहाँ पे 10 वर्ष जो का छूट जो है अधिक दिया जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारों की जन्म तिथि ही मान्य होगी। मैट्रिक में आप सभी का जो जन्म तिथि होगा उसी के बेसिस पे आपका जन्म तिथि जो है काउंट कर दिया जाएगा। और न्यूनतम उम्र का बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष आपका होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं, जैसे कि 2022 से 25 में अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है, रिजल्ट आ गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उम्र जो है 21 वर्ष के ऊपर है तो आप
अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए और उम्र का बात करें तो 21 साल के ऊपर होना चाहिए सभी कैटेगरी के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरह से एक एक पॉइंट को आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जितने भी ग्रुप होगा सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। और इसका ऑनलाइन प्रक्रिया डॉक्यूमेंट्स वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रहा आप सभी का प्रॉपर जानकारी। इसमें आप सभी का कुछ खास नहीं बताया गया है, बस इसमें आप सभी का सीट रिजर्वेशन का बारे में बताया गया है। अब चलिए जो खास पॉइंट है, मेन पॉइंट है, उस पर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे परीक्षा पे आते हैं। तो आपका परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। अब इसमें बताया गया है कि नीचे में अगर आवेदन जो है 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होता है, ऑब्वियसली सी बात है बिहार सीजीएल है 40,000 का, लगभग इसमें 15 लाख के ऊपर फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि आवेदन अगर 40,000 के ऊपर अगर आवेदन आता है तो इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। उसके बाद बताया गया है कि विभिन्न चरणों की परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम जो है सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं सामान्यीकरण की परीक्षा प्रक्रिया अपनाते हुए आप सभी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। बहुत आवेदन होगा तो आपका आवेदन तो बहुत होगा, तो अलग अलग शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा, तो यही बात हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन करके आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। उसके बाद बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा होंगे। यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा, इसमें भी दो परीक्षा होगा, एक प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा मेन परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा में आप सभी का यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या क्या सिलेबस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके बाद बता रहा है कि मेन परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा में तो आप एग्जाम दिए, तो जितना भी आपके कैटेगरी में सीट है, जितना भी भर्ती निकाला गया है उस भर्ती के यहाँ पे बताया गया है कि 5 गुना, देख सकते हैं यहाँ पे उस भर्ती के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन जो है मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी कि जो मेन एग्जाम है, मुख्य परीक्षा एग्जाम है, उसके लिए आपको 5 गुना, जितना भी वैकेंसी निकाला जाएगा उसके 5 गुना स्टूडेंटों का सिलेक्शन किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब इसमें बताया गया है कि आप सभी का क्या क्या यहाँ पे आप सभी का सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताया गया है कि सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक और यहाँ पे मानसिक क्षमता जांच, यानी कि आप सभी का रीजनल, यानी कि आप सभी का कॉम्प्रहेंशन, लॉजिकल क्वेश्चन, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, और यहाँ पे बता रहे हैं कि टोटल वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और प्रश्नों की संख्या बात करें तो यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या आप सभी का 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित है और आप सभी को बताया गया है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि इसमें आप सभी का निगेटिव मार्किंग भी है। और परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा, यानी कि 150 क्वेश्चन करने के लिए आप सभी को समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट आप सभी को 150 क्वेश्चन करने के लिए समय दिया जाएगा। हर एक अंक जो है 4 नंबर का होता है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका निगेटिव कर लिया जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एग्जाम बात करें तो 15 चौका 60, यानी कि 600 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। 600 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें से आप सभी का 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 नंबर का और समय 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम आप हिंदी में भी सेलेक्ट कर सकते हैं या इंग्लिश में भी दे सकते हैं। दोनों भाषा में आप सभी का क्वेश्चन वहीं पे मान्य होंगे, वहीं पे दिए जाएंगे। उसके बाद इसमें बताया गया है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर में ये सारा चीज़ आपको नहीं ले जाना है, कोई बुक, नोट्स, कागज या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जाना है, अन्यथा आपको परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस के बारे में बताया गया है कि सिलेबस क्या रहने वाला है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और जो आपका मेन परीक्षा होने वाला है मुख्य परीक्षा, उसके लिए फिर अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन के बारे में बताया गया है कि सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है और वहीं पे समसामयिक विषय में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, ये सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिल होगा। और यहाँ पे भारत और उसके पड़ोसी के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और सामान्य विज्ञान एवं गणित से में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे इसमें
मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान में यहाँ पे बताया गया है कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और गणित का विषय का बात करें यानी कि टॉपिक का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न पूर्ण संख्या का होगा और दशमलव वाला भी क्वेश्चन होगा, भिन्न वाले भी क्वेश्चन होंगे और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध क्या होगा ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। औसत ब्याज, ये लाभ हानि, ये सारा चीज से आप सभी का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मानसिक क्षमता जांच, इसमें आप सभी का जो रीजनिंग वाले पूछे जाते हैं यहाँ पे समानता एवं भिन्नता वाले क्वेश्चन रहेंगे। स्थान कल्पना, समस्या समाधान, ये सारे क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे। और मुख्य परीक्षा के लिए 2 पात्र होंगे। वही स्टूडेंट जिसका 30% या उससे अधिक अंक लाएंगे तो उन्हीं स्टूडेंटों का मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद ख नंबर में बताया गया है कि मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे, यानी कि मुख्य परीक्षा में कौन कौन से विषय यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से विषय आप सभी का शामिल हो। और क्वालिफाइंग मार्क का बात करें तो कितना नंबर चाहिए जिसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कम रखा गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 40% रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 36% और अति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 34% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे 32%। बाकी महिला वर्ग और दिव्यांग सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 32% रखा गया है। ये आप सभी का क्वालिफाइंग मार्क है। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, तो अगर आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष अभ्यर्थी, तो पुरुष अभ्यर्थी सामान्य वर्ग यानी कि जनरल, पिछड़ा वर्ग, बीसी या ईबीसी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ऑनलाइन करने के लिए 540 रुपये लगेगा, जो कि बिहार एसएससी में भी इतना लगा था। और यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अगर बिहार के अस्थायी निवासी है तो उन्हें 135 रुपये लगेगा। वहीं बात करें सभी श्रेणी के दिव्यांग है, कोई भी कैटेगरी के हैं, अगर आप दिव्यांग है तो आपका भी 135 रुपये लगेगा। और सभी श्रेणी की महिलाएं हैं, अगर कोई भी कैटेगरी के आप महिलाएं हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी के आप महिलाएं हैं तो आपका 135 रुपये लगेगा। अब बिहार या राज्य के बाहर के कोई भी निवासी है, कोई भी कैटेगरी के हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, तो उन सारे स्टूडेंटों को अप्लाई करने के लिए 540 रुपये लगेगा। इतना परीक्षा शुल्क आपको एग्जाम फॉर्म भरने में लगेगा। अब आप सभी को बताते हैं कि इसमें आरक्षण का यहाँ पे देख सकते हैं, आरक्षण महिलाओं को यहाँ पे 35% सीट जो है आरक्षण दिया जाता है। अब इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है 18 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, यानी कि 18 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये बाद में आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद अभी क्या क्या आप सभी का इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के बारे में भी बता सकते हैं। यहाँ पे अस्थायी निवासी, मूल निवासी, डोमिसाइल प्रमाण पत्र ये भी लागू होने वाला है। अब यहाँ पे आप सभी को आगे बताया गया है कि अगर आप कैटेगरी को यूज करते हैं, जैसे कि अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी एनसीएल हैं, बनाए हैं, तो आपको ज़्यादा छूट दिया जाएगा। बीसी हैं, बीसी कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें ज़्यादा छूट दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी को नीचे में बताया गया है, इसमें आपको कोई खास जानकारी आप सभी को नहीं है, जो जो मेन पॉइंट है वो भी मैं आपको मेन पॉइंट आप सभी को बताने वाला हूँ। अब आपको ले चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। ऊपर में आएंगे तो नीचे में आएंगे तो महत्वपूर्ण निर्देश में डायरेक्ट 6 नंबर पॉइंट में आएंगे तो इसमें बताया गया है कि किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। यह अंतिम होगा। मात्र प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड निर्गत होने से अभ्यर्थी की अभ्यर्थित्व का दावा संतुष्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के क्रम में हिंदी एवं अंग्रेजी स्नातक को स्कैन करके अपलोड करना होगा, यानी कि हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। इंटरनेट या बैंकिंग प्रावधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं है। इसके अतः अभ्यर्थियों अंतिम तिथियों का इंतजार न करें, यानी कि जो इंटरनेट वाला समस्या आता है तो आपको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। उसके बाद बताया गया है कि ये पेमेंट अगर फेल हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जब फॉर्म भरेंगे तो सबमिट करने के बाद एक बार प्रीव्यू कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म को एक बार अच्छे तरह से जांच करके एडिट वाला ऑप्शन दिया जाएगा, एडिट करके उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। अब एक विद्यार्थी जो है सिर्फ मात्र एक ही बार ऑनलाइन आवेदन भर सकता है। किसी अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र अगर भरा पाया जाता है तो उस कंडीशन में उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो है अस्वीकृत कर दिया जाएगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा।
उसके बाद बताया गया है कि वैध समय जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ आप सभी को दर्ज करना होगा। अगर गलत पाया जाता है तो उस कंडीशन में आपके साथ गलत हो सकता है, इसलिए आप सही मोबाइल नंबर दें। उसके बाद एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन नंबर, फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे ताकि जब जारी किया जाएगा तो जारी करने के लिए आप सभी का यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए लगेगा। अब आते हैं इसका मेन इंपोर्टेंट डेट यहाँ पे बताया गया है और डॉक्यूमेंट्स बताया गया है। 18 से स्टार्ट है और 17 अगस्त इसका लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19/9/2025, यानी कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 19/9, यानी कि परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि पहले 17/9/2025 रखा गया है, क्योंकि आप सभी का पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसी टाइम पेमेंट कट जाता है, उसके बाद फॉर्म को फिल करना रहता है। तो 17 सितंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो 10th का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और ये मूल निवास प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक का अंक प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, पीजीडीसीए यानी कि एक कोर्स के लिए पीजीडीसीए भी लग रहा था, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आप उस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीडीसीए अथवा बीसीए या बीएससी आईटी आपको देना होगा। ये जो कोर्स देख रहे होंगे ये सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंटों को नहीं देना है। एक कोर्स ऐसा है, एक पद ऐसा है जिसमें पीजीडीसीए मांगा है। अगर उस पद के लिए अप्लाई करने गए तो पीजीडीसीए देना है, अन्यथा आपको नहीं देना है। और यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र देना है, जाति प्रमाण पत्र देना है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो ये दे सकते हैं। अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं तो अपना आप प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोती नाती नतनी है तो इसका प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। दिव्यांग है तो इसका प्रमाण पत्र आपको दे सकते हैं। अधिकतम उम्र की सीमा में अगर छूट चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आप सभी को बताया गया है कि अभ्यर्थी का नाम, माता पिता और जन्म तिथि मैट्रिक के अनुसार आप सभी को सही सही देना होगा। और ऑनलाइन कैसे करना है, बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब इसमें लाइव फोटो भी मांगा जा रहा है। यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट में देखेंगे, ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको लाइव फोटो भी देना होगा। उसके बाद बताया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से उनकी अभ्यर्थियत सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र वैध कागजातों के आधार पर ही आप सभी का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र बताया गया है कि ये घोषणा पत्र दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए 18 अगस्त से लेकर के 19 सितंबर के बीच आप सभी को इसका ऑनलाइन भर देना है। 19 सितंबर इसका ऑनलाइन भरने का डेट है, लेकिन जो पेमेंट करने का डेट है वो 17 सितंबर तक ही रखा गया है। तो 17 सितंबर का पहले आप सभी को फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली जो भी अपडेट होगा बिहार सीजीएल 4 से, तो हर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों और ग्रुपों में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।